आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं टॉपिक है डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स के जस्ट बात डिटर्मिनेंट शुरू की है, टोटल चीज बताएंगे, ऑरिजिन इसका कहाँ से आया, किस तरह से डिटर्मिनेंट में कैसे कैसे चेंजेज आए। ठीक है, तो आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं डिटर्मिनेंट, इसमें मेनली पहले सिलेबस के बारे में जानेंगे, इसके बाद इसके हिस्टोरिकल नोट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्चुअल में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स से जो है थोड़ा सा डिफरेंट क्या है डिटर्मिनेंट, हम लोग डिटर्मिनेंट का क्यों प्रयोग किए। ठीक है, मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट क्यों आया उसके बारे में फोकस रहेगा। तो चलिए आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट में पहले सिलेबस हम बता देते हैं, तब हिस्टोरिकल नोट्स पे जाएंगे। एक्चुअल में डिटर्मिनेंट का जो सिलेबस है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3 × 3 मैट्रिसेस। ये क्या हुआ कहना कि डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट होने के लिए हमको कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। एकदम से दिमाग में अगर स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएट कर रहा है वो डिटर्मिनेंट को क्या करेगा, कंटेन करेगा। कहने का क्या मतलब हुआ, एग्जांपल पहले दिखाते हैं कि ये जैसे कि हम लोग एक कोई मैट्रिक्स लिए 1 कितना ऑर्डर का है, 1 × 1 ऑर्डर का, 1 भी ले सकते हैं 2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 लिखे। अगर ए मान लिए, दूसरा देखिए मैट्रिक्स क्या मान लेते हैं, बी 1 2 3 और 4, ये मेरे पास जो ऑर्डर है ये कितने ऑर्डर का है, 2 × 2। और एक लास्ट में हम मान लेते हैं सी 1 2 3। बताएंगे वैल्यू सब कैसे निकाला जाता है, ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है एग्जाम में, हमको लगता है कि हर एक साल लगभग 3 से 4 ऑब्जेक्टिव तो पूछ ही देता है इससे रिलेटेड। एक दो को प्रॉब्लम नहीं होता, कितने ऑर्डर का बोले तो 3 × 3 ऑर्डर का है, समझिएगा। यहाँ देखिए ए हम लोग कितना ऑर्डर का लिए, 1 × 1, बी कितना लिए 2 × 2 और सी कितना लिए 3 × 3 ऑर्डर का लिए, कोई दिक्कत नहीं। बोल क्या रहा है कि डिटर्मिनेंट जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। डिटर्मिनेंट क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक्चुअल में मैट्रिक्स में सिर्फ हम उसके ऑर्डर को देखें, अगर इस मैट्रिक्स को देखा जाता है तो हम क्या बोलेंगे, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद इसका कहीं कुछ पता नहीं, इसको भी देखेंगे तो कैसा मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर, पहले लिखे थे स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को देखने के बाद सिर्फ उसके नेचर के बारे में पता चलता है कि लोअर ट्रायंगुलर है कि अपर ट्रायंगुलर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है या कॉलम है, डायगोनल है या डायगोनल ऑफ है, यही चीज पता चलता है। लेकिन क्या इसके वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, तो वैल्यू को जब फाइंड करने की जरूरत पड़ती है, इसका आखिर रिजल्ट क्या होगा। हम लोग तो सिर्फ इसके नेचर को समझे, नेचर के बाद इसका जो रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा, नेचर तो किसी का समझ गए, इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है, इम्पैक्ट जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं तो इस तरह का सिंबल जो होता है वो डिटर्मिनेंट का होता है। डिफिनेशन सब दिखाएंगे क्या होता है। डिटर्मिनेंट होने के लिए हमको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वो डिटर्मिनेंट कभी भी नहीं होगा। ये लिखते हैं डिटर्मिनेंट, ये मॉडुलस नहीं है बल्कि क्या है, डिटर्मिनेंट। बनाएंगे अभी की पॉइंट्स में लिखेंगे, कीवर्ड्स में क्या लिखे हैं, ये डिटर्मिनेंट है, या इसको शॉर्ट फॉर्म में DETAL भी लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या कुछ बुक में जो है डेल का भी प्रयोग, कुछ बुक क्या हम लोग डेल का भी प्रयोग करेंगे डिटर्मिनेंट का। ये जब लिखते हैं तो इसके सॉल्यूशन हमको प्राप्त होता है। जब डेल लिखते हैं इसका मतलब हुआ कि इसका जो है आउटकम कितना है। ठीक है, ये भी आउटकम को दर्शाता है, ये भी आउटकम को दर्शाता है, ये भी आउटकम को दर्शाता है। बोलिए कितना हो जाएगा, देखिए 2 दिया है ना, 1 × 1 का, इसका 2 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए बी लिखे हैं ना, बी पे, तो बी पे अगर फोकस करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या लिखेंगे, बी, एक से डिटर्मिनेंट नॉट ए मॉडुलस, या इसको हम लोग क्या लिखेंगे, DET ऑफ बी, या हम लोग क्या लिखेंगे, डेल लिखेंगे। डेल भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ डेल लिखेंगे। तो जैसे लिखेंगे तो इसका जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसको हम इस तरह से गुना करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे बी कोई मैट्रिक्स हम ले लिए 2 ऑर्डर का, A11 A12, फिर कितना होगा A21 और A22। चूंकि बी हम माने हैं तो इसका जो एलिमेंट होगा वो कहां से शुरू होगा, बी से, B11 B22 यहाँ तक ये वाला लिए। ठीक है, अब अगर हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ बी चाहिए, या इसको क्या चाहिए, डेल चाहिए, या DET ऑफ बी चाहिए, D और T ऑफ बी, तो मल्टीपल जब भी होगा तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। बोले क्या हो जाएगा, गुना B11 गुना B22 माइनस, बोलिए क्या होगा, B12 गुना B21, बी मेरे पास क्या हो जाएगा 21। जब भी डायगोनली होता है इस तरह से मल्टीप्लाई, 3 × 3 का भी बताएंगे। ठीक है, 3 × 3, अब माइनस इधर करेंगे। अब देखिए तो सवाल में मेरे पास क्या दिया था, बी में 1 2 3 और क्या है 4 है, तो जैसे हम लिखेंगे B11 कितना है 1, अब B22 माइनस B12 2 और B21 क्या है 3 है, तो हम लिख सकते हैं 4 - 6 दैट इज कॉल्ड -2। तो
तो ये हुआ ना कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स क्या है कि वो आपके नेचर को बता रहा है, और लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है, उसके सॉल्यूशन को बता रहा है। ठीक है, अंतर यही है, डिफरेंस यही है, मेन डिफरेंस जो है कि डिटर्मिनेंट में, सॉरी मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसके ऑर्डर से सिर्फ उसके नेचर के बारे में प्राप्त करते हैं या टाइप्स पढ़ते हैं, लेकिन जैसे डिटर्मिनेंट में हम एंट्री करते हैं तो आखिर उसका सॉल्यूशन ऑफ रीजन क्या होगा, ठीक है, उसके स्केलर क्वांटिटी को पढ़ते हैं। ये क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है, डेल से भी लिखते हैं, ये डेल नहीं, ये हम बताएं क्या, और इसमें क्या पढ़ना है इसके बाद, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यू सिलेबस जो दिया है मतलब कि सीबीएसई का, उसमें जो है इस सबको काट लिया है, ठीक है, प्रॉपर्टीज सबको बहुत कम, एक सवाल दे रहा है, हम ये सब टोटल चीज पढ़ाएंगे। प्रॉपर्टीज माइनर्स पढ़ना है, माइनर का मतलब होता है उप सारणी, उसके बाद कोफैक्टर पढ़ना है, सहगुणज भी लिखता है, कहीं कहीं सहखंडज भी लिखता है, दोनों लिखता है, तो जब हम लिखाएंगे तो उसमें दोनों हिंदी मीडियम लिख देंगे। एंड अप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे पिछले बार भी मैट्रिक्स का बताया था ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सर्किट में, सेम उसी तरह इसका भी प्रयोग करते हैं। वो था कि थोड़ा सा मतलब कि उसके नेचर को जानते हैं, इसमें डिटर्मिनेंट क्या है, उसके सॉल्यूशन को जानते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं क्या, सॉल्यूशन ऑफ रीजन है। इसके बाद हम लोग पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे त्रिभुज का निकाले थे ना, वही 231 फॉर्मूला जो पढ़े थे, हाफ इंटू नहीं लिखे थे, y1 इंटू y2 माइनस y3 जो 10th में हम लोग पढ़े थे। इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते कैसे, जैसे ए है, बी और क्या है बोले तो सी है। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं x1 y1, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं x2 y2, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3। तो वही 231 जो फॉर्मूला हम लोग बोलेंगे 3 उस पर बेस कर सकते हैं। लेकिन जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ यहाँ पे देखिएगा, पहला क्या है x1, दूसरा क्या है x2, और तीसरा केस क्या है x3, फिर बोलिए y1 y2 y3 और 1 1 1, इस तरह करके जो है ये स्क्वायर यूनिट लिखे हैं। इससे हम जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं, एक्यूरेट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे प्लस माइनस में, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्यूरेट सॉल्यूशन। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, नोटे मॉड, यहाँ पे मॉडुलस होगा इसका सॉल्यूशन, एरिया कभी भी नेगेटिव होता है, नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। ये हो गया। इसके बाद हम लिखे एडजॉइंट एंड इनवर्स। इनवर्स याद है, पढ़े हैं ना मैट्रिक्स में, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कैसे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, कि अगर रो को टच कर दिए तो कॉलम में नहीं जा सकते हैं, और कॉलम को टच कर दिए तो रो में नहीं जाए। तो इसमें इनवर्स बताने का जो दूसरा तरीका है, लेकिन हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है। ठीक है, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था। ये जो लिखाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइनिंग बेस होता है, एडजॉइंट बेस होता है, वो पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कहने का क्या मतलब है, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, ठीक है, और यहाँ पे लिख दे क्या x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो एक फॉर्मूला कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी में ax बराबर b, इस बेस पे हम तोड़ सकते हैं। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, बोले तो कोफिशिएंट ऑफ x के साथ कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x के साथ कितना है 1 है, y के साथ कितना है 1, फिर बोले इसके साथ 1, इसके साथ क्या है -1, और x के जगह क्या को वैल्यू है, x और y है ना, तो इसमें लिखते हैं x और y, और b जो होता है कितना है 7 और कितना है 9। तो इस मेथड से हम जो है, ये तो दो तो सिंपल है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है डिटर्मिनेंट के मेथड से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। अभी तो 2 गुना 2 है, 3 गुना 3 होगा, तो 4 गुना 4 ऑर्डर का भी बताएंगे। ठीक है, कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी 3 इंटू 3 है, लेकिन हम उसका एडवांस लेवल में हम 4 इंटू 4 का भी बता। अब क्या लिखा है, 2 और 3 वेरिएबल्स, ये तो 2 वेरिएबल है, 3 यूजिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो एक्चुअल में मैट्रिक्स क्या होता है, एक्चुअल में डिटर्मिनेंट क्या होता है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बेस्ड होता है। एक डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स में क्या करते हैं, हम उसके नेचर को ज्ञात करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशन ऑफ नेचर को ज्ञात करते हैं। ठीक है, वो हर हमेशा डिटर्मिनेंट होने के लिए कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका एप्लीकेशन लीनियर इक्वेशन में निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्ञात करने के लिए हो सकता है, इंजीनियरिंग मैथ में होता है, क्रिप्टोग्राफी में होता है। ठीक है, जो जो मैट्रिक्स का होता है उसी का मैट्रिक्स थोड़ा सा उसका एरिया बृहत है, और इसका क्या है, सॉल्यूशन ऑफ रीजन है। क्या है, सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे देखिए दिक्कत होगी नहीं तो, ठीक है, तो समझ नहीं पाइएगा। हिस्टोरिकल नोट्स में क्या है, ये सबसे पहले कहाँ से आया, हम टोटल चीज को लिख दिए। पहले आप सिलेबस को लिख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद हिस्टोरिकल ये वाला पोर्शन लिखिएगा, तब ये डाटा बना दे। इसलिए बता रहे हैं कि एक्चुअल में ये आया कहाँ से, हम लोग किस तरह से इसमें धीरे धीरे जो है चेंजेज हुआ। तो सबसे पहला जो आता है 17th सेंचुरी में, कि जैपनीज मैथमेटिशियन से 1683 में सेकी कोबा,
ये जापान के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कि 2 गुना 2 और 3 गुना 3 ऑर्डर का डिफाइन किया। ये चीज के बारे में जो 2 गुना 2 ऑर्डर है ना, 1 गुना 1 नहीं, 1 गुना 1 में तो जो रिजल्ट है वही आएगा। 2 गुना 2 और 3 गुना 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का जो रिजल्ट निकाले, 3 into 3 अभी नहीं बताएंगे उसको प्लस माइनस करके। इसको बनाने का 2 मेथड्स है, एक सिंपल मेथड है, जनरल मेथड है, एक है सैरेस डायग्राम है। वो सब पढ़ाएंगे, टोटल चीज पढ़ाएंगे, स्किप एक चीज भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा लेट लतीफ होगा लेकिन डीप से पढ़ाएंगे। ये 3 गुना 3 ऑर्डर, अभी जो रिजल्ट हम निकाले ना, इस तरह का रिजल्ट आया है ना, ये किसने बताया था? इन्हीं की देन है, सेकी कोबा, जो कहाँ के मैथमेटिक्स थे? जापानीज मैथमेटिक्स थे। ये कब थे? 1683 में। ये 2 गुना 2 3 गुना 3 ऑर्डर को क्या किया? फाइंड आउट किए। अगर कोई पूछेगा ये 2 गुना 2 और 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालने का सबसे पहले तरीका का किसने खोज किया, तो वो थे सेकी कोबा। सेकी कोबा वो कहाँ के मैथमेटिक्स थे? जापानीज मैथमेटिशियन थे। वही लिखे हैं जापानीज मैथमेटिक्स 1683 में से हायर ऑर्डर को, इससे धीरे 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 उसका लेवल जो है वो अपर तक गया। इसके बाद एक जर्मन के फिलोसफर थे, जो यूरोप बिलोंग था। 1693 में गॉटफ्रेड लेबनिज लिखे हैं ना, गॉटफ्रेड लेबनिज लिख दिए हैं। इन्होंने लीनियर इक्वेशन पर फोकस किया है। इस तरह का भी इक्वेशन बताए ना, ये इक्वेशन नहीं लिखे x प्लस वाई या x माइनस वाई, तो इस तरह का इक्वेशन, ये सिर्फ रफ में बताए, हम रफली कर लीजिएगा। ये जो इक्वेशन बताया कि लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये कितने ऑर्डर का है? ये तो 2 गुना 2 ऑर्डर का है। अगर 3 गुना 3 रहता, मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 रहता, माइनस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 रहता, और 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 13 रहता, सपोज कीजिए। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा गुना करने में, लेकिन इस मेथड से हम सिंपल तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसने बताया? गॉटफ्रेड लेबनिज के बारे में हम लोग इक्वेशन भी पढ़ते हैं हायर, मतलब कि जब क्लास में जाइए बीएससी या इधर एमएससी में, तो पूरा जो है ये लेबनिज इक्वेशन जो इंटीग्रल कैलकुलस में और डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत बड़ा योगदान है इनका। लेबनिज लीनियर इक्वेशन फॉर्म में बताइए, तो सबसे पहले 2 गुना 2 ऑर्डर और 3 गुना 3 ऑर्डर निकालने का सबसे पहले किसने तरीका खोज किया था? से कहाँ के थे? जापान के। कब? 1683 में। उन्होंने क्या बताया कि कोई भी 2 गुना 2 ऑर्डर या 3 गुना 3 ऑर्डर होगा तो उसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। सेकेंड नंबर कौन आता है? जर्मन के फिलोसफर थे गॉटफ्रेड लेबनिज। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोले कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है उस पर फोकस करके डिटर्मिनेंट मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके जस्ट बात आता है 1750 में गैब्रिएल क्रेमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है गैब्रिएल क्रेमर्स। यहाँ पे देखिए 18वीं और यहाँ दिया ना एंशिएंट बता देते हैं, 1819वीं शताब्दी में कौन था? गैब्रिएल क्रेमर। इन्होंने क्या बताया 1750 में कि क्रेमर रूल के अनुसार, क्रेमर्स के नियम के अनुसार हम जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्रेमर रूल्स ये क्या था? अभी तक था इसका लॉन्ग मेथड था, लेकिन क्रेमर्स रूल्स क्या करेंगे? डेल करके समझाएंगे। डेल निकालेंगे, डेल 1 जो है वो कंटेन करता है x को, डेल 2 जो है कंटेन। क्रेमर्स रूल्स होता है क्या? देखिए समझा देते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या लिखे हैं? 7, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9 लिखे हैं, और x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 7। ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। इसके बारे में किन्होंने बताया? ये लीनियर इक्वेशन गॉटफ्रेड लेबनिज ने। कब? 1693 में। जब इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल गया, ये तो सिंपल सॉल्यूशन क्या है? ये किस पे बेस था? ax बराबर b पर बेस था। क्या मतलब हुआ? b जो होता है RHS होता है, a जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और x जो होता है वो वैल्यू क्या को दिया हुआ है? x y z का। तो इसको देखिए लिखते कैसे हैं? a का जो कोफिशिएंट क्या है x के साथ? 1 1 1, फिर कितना है? 2 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 माइनस 1, और x की मान करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। और b का जब सॉल्यूशन करेंगे क्या होगा? 7 9 और 7। हम इस तरह से गुना करके इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे क्रेमर्स के बारे में चला, गैब्रिएल क्रेमर 1750 में, इन्होंने क्या बताया? ये थोड़ा सा मेथड लॉन्ग चल जाता है थोड़ा सा, लेकिन गैब्रिएल क्रेमर के द्वारा क्या था, इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल क्या दिया, इसको मान लिया डेल। डेल का मान, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 1 1, बोलिएगा 2 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 माइनस 1। इसका तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन के बारे में किसने बताया था? सेकी कोबा। ठीक है, सॉल्यूशन करें। और जैसे हम डेल 1 निकालेंगे तो डेल 1 जो है किसको कंटेन करता है? x को। इसका फॉर्मूला होता है डेल 1 बटे डेल। ठीक है, डेल 1 कैसे निकालते हैं? तो x का जो कोफिशिएंट है उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, x के कोफिशिएंट को क्या किए? फाइनली बंद किए। क्या क्या बचा? जो कोफिशिएंट बंद किए उसके बदले में जो RHS का पार्ट है वो पेस्टिंग होता है। इसको बंद किए क्या क्या आ जाएगा? बोलिए तो डेल 1 में 7 9 7, y के साथ बोलिए 1 माइनस 1 माइनस 1
और 1 3 -1 ये आ जाएगा। देखिए क्या बोलते हैं, डेल 1 जब लिखते हैं, डेल 1 लिखते हैं तो ये x का पार्ट को बंद करते हैं, जिस पार्ट को बंद करते हैं उसके बदले में, ठीक है, उनके बदले में आ जाता है ये वाला पार्ट RHS का। अगर y को बंद करेंगे तो बोले तो कौन आएगा, x का कोफिशिएंट लेंगे, इसके बदले में क्या हो जाएगा, ये पेस्ट हो जाएगा, और z को करेंगे तो ये बंद होगा, z के बदले में ये पेस्ट हो जाएगा। तो क्रेमर्स रूल को क्या करें, इसका जो वैल्यू आएगा और अभी जस्ट इसका वैल्यू है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये x का y और z का मान हम निकाल सकते हैं। जैसे डेल 1 हुआ, हम लोग डेल 2 का किसको कंटेन करेगा, y को, तो डेल 2 बटे क्या होगा डेल, और डेल 3 की बात करेंगे तो किसको करेगा, z को, तो क्या होगा डेल 3 बटे d। तो इस तरह से हम लोग जो मैथमेटिक्स से लिखे हैं, मैथमेटिक्स इस तरह से हम जो है x y z का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज हुआ। तो ये क्रेमर्स रूल क्या क्या थोड़ा सा और इजी किया, ठीक है, इस मेथड से। अब इसके बाद आते हैं 1801 में कार्ल फ्रेडरिच गॉसर, ठीक है, गॉस बड़ा अच्छा है, गॉस फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, गॉसियन इक्वेशन होता है जिसमें कि हम लोग पोलर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में निकालते हैं, वो हायर के लिए है, ठीक है। इसका धीरे धीरे एरिया बहुत बड़ा बढ़ जाता है, बहुत बृहद है इसका एरिया, जैसे बढ़ते जाएंगे तो इक्वेशन का फॉर्मेट चेंजेस, 11 12 तो कम दिया है लेकिन बहुत बेहतर दिया है। गॉस क्या बोला कि डिटर्मिनेंट को सबसे पहले प्रयोग किए, ये डिटर्मिनेंट एक्चुअल में वो तो सॉल्यूशन बताया, उन्हें बताया कि डिटर्मिनेंट है क्या, लेकिन डिटर्मिनेंट का जो नामकरण बोला जाता है, जो प्रयोग किए वो किस फॉर्म में किए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में किए। कैसा इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक होगा, उसमें वो डिटर्मिनेंट को करके, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए कोई लिखिए क्या चाहिए, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और a का मान दे दिया कितना 1 2 2 3, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसको ये ऐसा सवाल बनाए हम लोग, टेस्टिंग करेंगे क्या हो जाएगा, बोले इस पर स्क्वायर होगा माइनस फिर a होगा प्लस 2, i का मान क्या है 1 0 0 1। तो इस तरह के मेथड्स को इन्होंने क्या किया, सॉल्यूशन किया, और इसका और भी एप्लीकेशन के माध्यम से वो देखेंगे अगर होगा तो। लास्ट में 1812 में जो है कॉसी पढ़ते हैं, इसको ऊंची कुची न पढ़िएगा, कॉसी। ये क्या बताया, डिटर्मिनेंट का जो जनरल स्वरूप होता है, जो आजकल जो हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, इसको एक एक्सेप्टनेस किया और इसको एक सीक्वेंस में लिखा। तो कॉसी का जो है दिया है डिटर्मिनेंट का प्रयोग किया, आज के स्वरूप को इन्होंने क्या किया, व्यवस्थित किया। अब इधर पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखे, सेम कॉसी लिख दिए। देखिए क्या है, 17वीं शताब्दी में जापान के एक मैथमेटिशियन थे, वही कौन नाम था, सेकी कोबा। अगर पूछेगा कि डिटर्मिनेंट के बारे में, अगर दिमाग में किनका चला, ऐसे एंशियंट से चल रहा था, एंशियंट पहले पढ़ते हैं। एंशियंट ऑरिजिन जो है चाइनीज मैथमेटिशियन के द्वारा 3री शताब्दी से लेकर 2री, उसका पीछे चलता है, बीसी है। ये 9 चैप्टर ऑफ मैथमेटिकल आर्ट पढ़ाए थे ना, दिखाए थे मैट्रिक्स में कि 9 चैप्टर ऑफ, इसमें बताया गया है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के माध्यम से कैसे हम, सॉरी हान डायनेस्टी था ना मैट्रिक्स में पढ़े थे, तो वही था 9 चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, किसका था, एंशियंट का। इसके बाद आता है जापानीज मैथमेटिशियन थे, कब थे, सेकी कोबा, और फिलोसोफर कौन थे, जर्मन के गॉटफ्रेड लेबनिज। इसके बाद आता है क्या, डेवलप जो किया कार्वेल, क्रेमर्स भी पढ़ाए दिए, अलेक्जेंडर थियोफाइल, इन्होंने इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट दिया। ये क्या होता है इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट, इसको हम बंद कर देते हैं, इधर कहीं कुछ है नहीं, ये तो समझाने के लिए। देखिए इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्रेमर्स रूल सब इंडिपेंडेंट। देखिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है, अगर बाय द वे कोई मैट्रिक्स दिया है, जैसे कि ए कोई है, ऐसे लिखते हैं, ये किसका सिंबल है, बोलिए तो, डिटर्मिनेंट का। किसका सिंबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो किसको एसोसिएट करेगा, डिटर्मिनेंट को। पहले जो कैसे समझाते हैं, ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इसका ये सिंबल लिखेंगे। अब कहिए कि दोनों में अंतर क्या होता है, अगर हम इसको 2 से गुना करते हैं, मान लीजिए 2 से गुना करते हैं, 2 into a, बोले तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 4 6 और 8, ये रिजल्ट है। लेकिन जब इसको 2 से गुना किया जाए तो ये, अगर मान लीजिए यहाँ पे चाहिए, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर डिटर्मिनेंट में जाते हैं तो कोई एक ही चीज इफेक्टेड होगा, या तो R1 होगा, या तो R2 होगा, या तो C1 होगा, या तो C2 होगा। एक ऑब्जेक्टिव पूछा है, इसमें रिपीट करता है, तो अगर R1 को इफेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 4 3 और 4, ये किसको, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल हो जाएगा। इस तरह से ये पर्टिकुलर किसी एक रो या कॉलम को क्या करेगा, इफेक्टेड करता है। लेकिन मैट्रिक्स क्या होता है कि होल जो है, पार्ट जो है, उसको इफेक्टेड करता है। डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टीज है, स्पेशल गुण होता है। क्या होता है कि डिटर्मिनेंट, अगर हम इसको सॉल्व किए, सपोज कीजिए कि ऐसा मैट्रिक्स दिया, ये जैसे कि a बराबर अगर दे दिया क्या 1 2 3 और 6 दे दिया, ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये एसोसिएट किसको करेगा, डिटर्मिनेंट को। हम इसको इस तरह भी लिखेंगे, अब ज्यादातर सिंबल आपको इस तरह मिलेगा,
1 2 3 6 समझिएगा ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बोले तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ये 1 गुना 6 और माइनस 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 रिजल्ट कितना हो गया 0। तो ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी। क्या बोलेंगे कंसिस्टेंसी, क्या बोलेंगे कंसिस्टेंसी, या आइदर दूसरे को क्या बोलेंगे अगर 0 नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी। क्या है इनका, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग जब यहाँ तक पढ़े तो लास्ट में आता है क्या कि कार्ल कस्टफ जैकब जैकोबी वर्ड डिटर्मिनेंट को एक्सेप्टेंस किया, इन्होंने भी इन पे बहुत सारा वर्क किया। तो हम लोग लगभग आज जो समझे कि डिटर्मिनेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, पहला शर्त क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। ऑर्डर उसका क्या होना चाहिए स्क्वायर में, या तो 1 गुना 1 2 गुना 2 या 3 गुना 3। सबसे पहले 2 गुना 2 और 3 गुना 3 ऑर्डर पर जो निकाला गया है, ठीक है, उनका नाम था जापान के एक मैथमेटिशियन से 1683 में सेकिकोवा, जिन्होंने क्या किया 2 गुना 2 और 3 गुना 3 ऑर्डर के साथ साथ एक हायर ऑर्डर इक्वेशन पर भी वर्क हुआ। इसके जस्ट बाद जब चलते हैं तो 1693 में गॉटफ्रेड लेबनिज जो कि कहाँ के थे, जर्मन के थे, इन्होंने लीनियर इक्वेशन पर फोकस किया, ठीक है, लीनियर इक्वेशन के द्वारा फोकस किया और उसको क्या किया उन्होंने, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं तो बाय द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट से किया। थर्ड में जब 1750 में चलते हैं, क्या नाम है ग्रेबिल क्रेमर्स, इन्होंने क्या किया कि लीनियर इक्वेशन के मेथड को सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका बृहत हो गया, उनको शॉर्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट माध्यम से जो डेल के माध्यम से इन्होंने उसको इजियर किया, सॉल्व किया। इसके बाद 1801 में आता है कार्ल फ्रेडरिच गॉस, जिन्होंने डिटर्मिनेंट का सबसे पहले प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने किस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्म में किए, ठीक है। और अंतिम में 1812 में कॉशी आता है, जिन्होंने डिटर्मिनेंट का प्रयोग किया जो आज के स्वरूप के जैसा मैचेबल है। यहाँ तक पढ़ लिए। अगर पूछा जाएगा कि फादर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है तो कहीं कहीं लिखता है जैपनीज मैथमेटिशियन सेकिकोवा, ठीक है। इन्होंने मैट्रिक्स के नेचर को बताया। तो क्या होता है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर, मैट्रिक्स में ऑर्डर देखा जाता है, डिटर्मिनेंट में उसके स्क्वायर मैट्रिक्स बेस ऑर्डर के साथ साथ रो बराबर कॉलम होना चाहिए। मैट्रिक्स का सिर्फ नेचर देखते हैं, उसमें उसका आउटकम देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, क्या देखते हैं उसके स्केलर क्वांटिटी को देखते हैं। मैट्रिक्स में जो डेल जो लिखते हैं वो डिटर्मिनेंट को शो करता है, नोट ए मॉडुलस दैट इज कॉल्ड क्या है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हर हमेशा सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। और मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसके नेचर को देखिए कि ये कौन सा टाइप है, टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले डिफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, कल की जो क्लास होगी इसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स बेस कैसे है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा क्या डिटर्मिनेंट निकलेगा नहीं निकालेगा। तो कल कोशिश रहेगी कि एक एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।